Okay, so next question. The distance between an object and the screen is 100 centimeter. A lens produces an image on the screen when placed at either of the positions 40 centimeter apart. The power of lens is, देखो ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए any lens has two फोकाई है ना, हर एक लेंस के बाद टू फोकस होते हैं। मान लो यहाँ पे एक स्क्रीन है, लेट मी ड्रॉ अ स्क्रीन ओवर हियर। यहाँ पे ये स्क्रीन है, देन दिस इज स्क्रीन। So the distance between an object and the screen is 100 centimeter. So you have an object, let me say this object is placed somewhere over here, यहाँ पे एक object है। So distance between object and the screen is 100 centimeter. So this distance is 100 centimeter. तो u equal to 100 है ना, u नहीं बोल सकता इसको मैं, I cannot say this is u, but this is just 100 centimeter. A lens produces an image on the screen when placed at either of the positions 40 centimeter apart. मतलब लेंस के दो फोकस होते हैं, तो अगर हमने लेंस को यहाँ पे रखा या फिर लेंस को हमने यहाँ रखा, तो in either case the image will be produced on the screen. Okay, right? So how to solve this question? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले the notations I am using, the distance between the two lens is denoted by x, right? The distance between object and screen is d. तो एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला बनता है, एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू थियरी ऑफ इट नाउ, हमको जरूरत नहीं है एक्चुअली, वी डोंट नीड इट, हमको जरूरत नहीं है। हमको बताना चाहिए जब लेंस के दो पोजीशन के लिए इमेज सेम जगह पे बन रहा है फॉर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ लेंस separated by x distance, if the image is produced at the same location, मतलब स्क्रीन पे है ना, तो इमेज एक ही जगह पे बन रहा है, स्क्रीन पे बनेगा इमेज। तो in that case focal length f of the lens is given by d square, where d is the distance between object and the screen, minus x square upon 4t. ओके, ये बताना चाहिए आपको। आपको पावर पूछा है, पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ, तो पहले मैं फोकल लेंथ निकाल लेता हूं। तो d इज 100 मतलब 10 पावर 2 उसका स्क्वायर माइनस 4t का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 100 दैट इज 400। तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁴ माइनस 4 इंटू 10 पावर 2 द 400 बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट डू दिस, मैं इसको 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 2 ही लिखना पसंद करूंगा, माइनस 4 इंटू 10 पावर 2 इज इजी फॉर मी टू कैलकुलेट, 4 इंटू 10 पावर 2। तो मैं 10 पावर 2 कॉमन निकाल लूंगा, मतलब 100 माइनस 4 आएगा ये, अपॉन 4 इंटू 10 पावर 2, कैंसिल कैंसिल। तो मुझे मिल गया फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 96/4, 96/4 will be around 21 if I am not wrong, 21 for the 84। तो कैलकुलेशंस मुझे चेक करने पड़ेंगे समवेयर। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर 4 इंटू 10, तो 100 स्क्वायर 10 टू द पावर 2, यस 4 इंटू 10, 10 स्क्वायर 16 है ये, स्क्वायर करने के बाद मैं यहाँ पे 16 नहीं लिखा मैंने, तो आई एम करेक्टिंग इट, सो इट्स ओके, सो इट इज गोइंग टू बी 84, नाउ इट इज करेक्ट। तो स्क्वायर नहीं किया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, 84, तो दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो पावर इज
यू नो 1 अपॉन फोकल लेंथ, बट फोकल लेंथ इन मीटर, यहाँ पे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है। तो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होता है तो पावर का फॉर्मूला था 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर, तो 100 अपॉन 21, तो रफली 5, तो पावर इज 5 डायोप्टर्स, 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। मैं क्वेश्चन वापस समझा रहा हूँ। हमें बोला है द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। A lens produces an image on the screen when placed at either of the positions 40 cm apart। मतलब लेंस को आप L1 पे रखो या L2 पे रखो, इमेज सेम जगह पे बनने वाला है। ऐसे केसेस में फोकल लेंथ का फॉर्मूला जो हमको यूज करना है दैट इज d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4d, वेयर कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, x इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजिशन ऑफ द लेंस। फिर आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा, 1 अपॉन फोकल लेंथ इज पावर, लेकिन फोकल लेंथ यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो मीटर सेंटीमीटर में है, तो पावर निकालने के लिए 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर करोगे तो डायोप्टर में मिलेगा। तो रफली 5 डायोप्टर का पावर है। तो ये फॉर्मूला यू टू यूज इट एज इट इज, यू शुड नो वेयर d is distance between ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। हर एक चीज हम लोग डिराइव नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए, because otherwise you will be missing out on numericals, distance between two positions of lenses, two positions of lens। तो इस फॉर्मूला को एज इट इज ही तुम याद रखो तो बेटर रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, shown in figure here is a convergent lens placed inside a cell filled with a liquid। तो हमने एक लेंस को एक लिक्विड से फिल्ड सेल में रख दिया है। द लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर व्हेन इन एयर। तो अगर इस लेंस को मैं एयर में रखता तो 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ होता, एंड इट्स मटेरियल हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ग्लास लेंस जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और जिस लिक्विड में लेंस को रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम इज, मैंने आपको कल ही बताया था ये, दैट इस केस में क्या होगा। तो लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। Just a minute. Okay. तो what is going to happen in this case is, अभी यहाँ जो लेंस है ये एक चेम्बर था जिस चेम्बर में लिक्विड फिल्ड है, और उसमें हमने एक लेंस को रख दिया। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे लिक्विड है। सॉरी फॉर wasting our time in drawing, but this will help you understand problem in a better way, right? तो similarly यहाँ पे भी liquid filled है, right? So this will act as first lens L1, this will act as second lens L2, this will act as third lens L3। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 सॉरी 1.6 लिक्विड का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और इसका 1.6। सो यू बेसिकली हैव 3 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो आपको पता होना चाहिए इफेक्टिव फोकल लेंथ 1/f विल बी 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो हमको एक एक करके सबका रिफ्रैक्ट फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, एंड देन वी विल हैव टू सॉल्व दिस। तो इफ आई लुक एट फर्स्ट लेंस, तो पहला लेंस जो है
उसका फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/f1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमको पता है लेंस मेकर इक्वेशन। फिर हम लोग इसमें यूज करेंगे साइन कन्वेंशन और सॉल्व करेंगे। फोकल लेंथ 1/f1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.6 माइनस 1। पहला जो सरफेस है, पहले लेंस का पहला सरफेस जो है वो प्लेन सरफेस है, तो उसका रेडियस इंफिनिटी होगा 1/इंफिनिटी। और दूसरा जो सरफेस है, मतलब ये जो इनर सरफेस है यहाँ पे, इसका रेडियस जो भी है इट इज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, सो पॉजिटिव। और उन्होंने बोला भी है लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। अगर लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है कॉन्वेक्स लेंस का, तो आपको पता होना चाहिए फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस केप्ट इन एयर, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस केप्ट इन एयर यू शुड नो फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। तो यहाँ पे सेकेंड सरफेस का रेडियस 20 सेंटीमीटर ही आएगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने लेंस को एयर में रखा था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको मिल गया सरफेस का। और क्योंकि ये जो सेकेंड सरफेस है उसका सेंटर राइट साइड में आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो +20 ही लिखने वाला हूं मतलब मैं, राइट। तो यू शुड नो दिस। तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना। तो पहला जो लेंस था उसके लिए साइन कन्वेंशन यूज कर लिया हमने। 1/f इज इक्वल टू 0.6/20 विथ अ नेगेटिव साइन। तो ये आ जाएगा 6/200, मतलब 3/100, तो -3/100। मतलब फोकल लेंथ जो होगा पहले सरफेस का वो -100/3 होगा। ओके, राइट। सिमिलरली थर्ड के लिए भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि थर्ड और फर्स्ट लेंस में L1 और L3 में एक ही डिफरेंस है। L1 का पहला सरफेस प्लेन था, दूसरा कर्व था। L3 का पहला सरफेस कर्व्ड है और दूसरा प्लेन है, तो वो भी निकाल सकते हो। तो 1/f3 इज इक्वल टू अगेन μl माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f3 इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1/r1। यहाँ पे पहला सरफेस का कर्वेचर टुवर्ड्स लेफ्ट है तो नेगेटिव आएगा ये, तो ये -1/20 आएगा और ये आएगा -1/इंफिनिटी। मतलब अल्टीमेटली घुमा फिरा के इसका आंसर आपको f3 इज इक्वल टू -100/3 ही मिलने वाला है फोकल लेंथ। बाय द वे हमको फोकल लेंथ की जरूरत ही नहीं है, हमको रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ की ही जरूरत है, तो वी शुड नॉट बी वेस्टिंग स्पेस। अब बचा f2। तो 1/f2 निकालने के लिए यू शुड नो, निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मैंने सिस्टम को कैसे ट्रीट किया है ये देखो, 20 सेंटीमीटर बोला ही है। नॉर्मली कंफ्यूजन कहाँ होता है स्टूडेंट्स का, मैं वो भी बता देता हूँ। वेयर डू you get confused? I'll tell you in a while, give me a minute. कंफ्यूजन यहाँ होता है कि जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि एक चेंबर में जिसमें एक लिक्विड फिल्ड था, वहां पे हमने एक लेंस रख दिया तो 3 लेंस का प्रॉब्लम हो गया। दिस इज 3 लेंस सिस्टम। तो व्हेन यू टॉक अबाउट 3 लेंस सिस्टम, द थिंग इज व्हाट हैपेंस इज, ये जो पहला लेंस है आपके पास, यू ट्रीट द फर्स्ट लेंस टू बी केप्ट इन एयर, मतलब इसका सराउंडिंग एयर है। फिर आपने फोकल लेंथ कैलकुलेट किया बाय अज्यूमिंग, आपने ये अज्यूम किया कि ये जो लेंस है ये एयर में रखा हुआ है, एंड देन यू कैलकुलेट द फोकल लेंथ। सिमिलरली आप दूसरे के लिए भी ऐसा ही करते हो, आप दूसरे के लिए भी ऐसा ही करते हो। What you do is you assume that this second lens is
also kept in air। और जब आपने सेकेंड लेंस को एयर में रखा है तो उसका फोकल लेंथ इन एयर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो फाइंड करने की जरूरत क्या है फिर। तो अजम्पशन ये होता है कि द लेंसेस दे आर कॉम्बिनेशन, लाइक बिकॉज एक लेंस को आपने लिक्विड में रख दिया तो वो 3 लेंस बन गए। और जब आप 3 लेंस की बात करते हो, जब आप सॉल्व करते हो, तो आप अज्यूम ये करते हो कि ऑल द 3 लेंसेज आर केप्ट इन एयर, मतलब सराउंडिंग मीडियम एयर है, इसलिए फोकल लेंथ इन एयर की ही जरूरत पड़ती है हम लोगों को। सो यू कैन ट्रीट दिस एग्जाम्पल लाइक दिस, राइट। तो पहला लेंस भी एयर में रखा है, दूसरा भी एयर में है, तीसरा भी एयर में है। सिर्फ पहले लेंस में लिक्विड भरा हुआ है, दूसरे में ग्लास है, तीसरे में लिक्विड है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपको पता है दैट वी ऑलरेडी सेड दिस, हमने यहाँ पे बोला भी है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो बिकॉज वी हैव सेड दिस, हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, तो वी कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो आंसर तो इसका बहुत सिंपल आएगा, बिकॉज यू जस्ट हैव टू डू 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। उसमें से भी f1 और f2 इक्वल है, तो f1 एंड f2, 1/f1 जो है आपका -3/100 है, फिर f2 जो है वो +1/20 है, फिर f3 -1/100 अगेन, -3/100 अगेन, सॉरी। तो ये आपको मिल जाएगा 1/f इज इक्वल टू, आप इसको कंबाइन कर लो, -3 -6/100 -6/100 प्लस 1/20। तो इसको सॉल्व करो आप एंड यू विल बी अल्टीमेटली गेटिंग f इज इक्वल टू -100 मोर और लेस। तो -100 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी आएगा आपके पास, राइट। तो ऐसे केसेस में व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ऐसा बोला अगर होगा, हमारे पास एक लेंस था जिसका एयर में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर था, अब आपने उसको एक सेल में रख दिया और वो सेल जो है वो लिक्विड से फिल्ड है, तो 3 लेंस का सिस्टम बन गया। अब पहला जो है प्लानो कॉन्केव लेंस है विथ फर्स्ट सरफेस प्लेन एंड सेकंड कॉन्केव एंड लिक्विड फील्ड विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, तो इट इज वन लेंस। देन बीच का लेंस जो है वो ग्लास का बना हुआ है, तीसरा लेंस जो है अगेन प्लानो कॉन्वेक्स विथ लिक्विड। तो just find out focal length and solve it. So you can just solve it, very simple case है ये, and that's it. You will get -100 centimeter. Okay. So next question. A convex lens forms a real image of an object for its 2 different positions on the screen. है ना, फिर वही question. If the height of the image in both cases be 8 centimeter and 2 centimeter, then the height of object is। तो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्चुअली 2 फॉर्मूलाज बनते हैं थियोरेटिकली। तो यहाँ पे एक चीज मुझे बतानी चाहिए थी जो मैंने नहीं बताई, वो ये है कि जब आप लेंस को L1 पोजीशन पर रख रहे हो, तब मान लो इमेज का जो हाइट बन रहा है, लेट्स से इमेज का जो हाइट बनेगा दैट इज L1, मान लो ऐसा, I1 बोल देते हैं इसको, I1। और जब मैं लेंस को L2 पोजीशन पे रख रहा हूं, तब उस केस में जो हाइट बनेगा दैट इज I2 मान लो, क्योंकि इमेज सेम पोजीशन पे बनने का ये मतलब तो नहीं होता कि इमेज का हाइट भी सेम बना है, राइट। तो इफ द इमेजेस आर फॉर्म्ड एट द सेम पोजीशन, दैट डजंट मीन कि इमेजेस का हाइट भी सेम होगा, राइट। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ height of first image into under root of into height of second image। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगेन वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव इट, हम डिराइव नहीं करने वाले। what I'm going to do is I'm just going to copy and paste this
on to the new page. तो ऐसे केसेस में you should know that object height O is under root of I1 into I2. That's it. Simple. बस खत्म, कुछ नहीं है। और 8 into 2, पहले केस में 8 सेंटीमीटर, दूसरे में 2 सेंटीमीटर, 16 का रूट इज 4 सेंटीमीटर, सो ऑब्जेक्ट हाइट इज 4 सेंटीमीटर, राइट। तो बेसिक फॉर्मूलाज हमको सिर्फ पता होना चाहिए, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, इतना ही पता होना चाहिए हमको, ओके। सो और वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव दिस थिंग्स, यू हैव मॉड्यूल्स, आप देख लो, बहुत सिंपल है ये, एक्सट्रीमली सिंपल। It comes from something called as conjugate foci method that may be required in 12th, and we will see then and there, not now. Next question, 36th. Of course, other questions are being skipped temporarily, क्योंकि मैंने बताया आपको जब मैं प्रिज्म फॉर्मूला चालू करूंगा, probably नेक्स्ट लेक्चर से शुरू हो जाएगा हमारा, तो we'll be doing those questions once we go through theory of prisms. A ray of light from a denser medium strikes a rarer medium at an angle of incidence I. The reflected and the refracted rays make an angle of 90 degrees with each other. Okay. The angles of reflection and refraction are R and R dash respectively. The critical angle is. Well, अगर आप इंजीनियरिंग में जाओगे, अगर आप लोग इंजीनियरिंग, तो you will learn something called as polarization. Maybe 12th में भी है polarization, yes, but details are in engineering. तो immediately समझेगा कि option number A है, immediately. So we will do that theory later sometimes, but अभी मैं derive करके देता हूँ, so because we need to derive it now. So अब पहले तो एक चीज समझ लो, a ray of light from a denser medium strikes a rarer medium at an angle of incidence I. सबसे पहले I will be applying Snell's law. Applying Snell's law of refraction. What do this tell us? अगर ये पहला मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है, तो I can write down μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R डैश। मैंने पहले बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 into sin of angle in medium 1 equal to refractive index of medium 2 into sin of angle of in medium 2. ओके, राइट, करेक्ट, इतना आपको बताना चाहिए। मतलब आपको बेसिकली यहां से मिल जाएगा μ2 by μ1 equal to sin I by sin R dash. That is equation number 1. Right. Now what do we know is, हमको क्या दिया है, आपको बोला है कि ये जो R और R dash मतलब जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बीम है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर मैं ये पूरे एंगल की बात करता हूं तो मुझे मिलेगा R प्लस R डैश प्लस 90, है ना, R प्लस 90 प्लस R डैश इज इक्वल टू 180, मतलब R प्लस R डैश इक्वल टू 180, मतलब 90 डिग्री, सॉरी, मतलब R डैश इक्वल टू 90 माइनस R। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं दैट μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू sin I अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस R। मतलब मैं लिख सकता हूं μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू साइन ऑफ I अपॉन कॉस ऑफ R, क्योंकि साइन ऑफ 90 माइनस R, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बेसिक मैथमेटिक्स, राइट, ये आपको पता होना चाहिए, करेक्ट। बट आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अगर रिफ्लेक्शन सेम मीडियम में हो तो I और R इक्वल होता है, बट I is equal to R since the reflection is in the same medium. सेम मीडियम का मतलब क्या होता है बता देता हूं। अगर यहाँ वाटर है, यहाँ भी वाटर है, तो सेम मीडियम हुआ।
कभी कभी ऐसा होता है और ऐसा हो सकता है कि हमने क्या किया, हमने इंटेंशनली इस हाफ को, सॉरी फॉर दिस, हमने इस हाफ को किसी और लिक्विड से भर दिया मान लो। फिर क्या होगा, इंसिडेंट बीम एक मीडियम से आ रही है, रिफ्लेक्टेड बीम दूसरे मीडियम में जा रही है, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं होते। आई एम गोइंग इनटू वेरी बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग सो दैट जब 6 महीने बाद 8 महीने बाद जब हम रिवीजन करेंगे तो आपको ये याद रहना चाहिए। एंड यस, यू विल बी गेटिंग अ चांस टू रिवाइज एवरीथिंग, क्योंकि 2 साल 1.5 साल का एग्जाम देना होता है, तो आई टेक दिस काइंड ऑफ रिविजन सेशंस, तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस। और ये वैसे भी आई इक्वल टू आर आप प्रूव भी करोगे 12th फिजिक्स में थ्योरी क्लासेस में, वी विल बी प्रूविंग दिस ऑल्सो, आई इक्वल टू आर, राइट। तो इफ आई इज इक्वल टू आर है तो मैं लिख सकता हूँ mu2 बाय mu1 इक्वल टू साइन आई बाय कॉस आई, क्योंकि आई इक्वल टू आर है, मतलब मिल गया tan आई। तो आपको मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दैट इज tan आई। ओके, लेट अस से इक्वेशन नंबर 2। बट अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का थ्योरी याद होगा तो अकॉर्डिंग टू दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है ना, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल थीटा सी, ये आपको याद होना चाहिए, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। Therefore from 3 and 4 what we can write is, from 2 and 3, not 3 and 4, from equation 2 and 3 हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि tan of I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं क्रिटिकल एंगल थीटा सी इज साइन इनवर्स ऑफ tan of I, है ना। बट tan of I इज tan of R, क्योंकि I इक्वल टू R है इसलिए, बट I is equal to R, therefore critical angle is sine inverse of tan of R. Option number A was a very good question. मैं वापस समझा रहा हूँ क्वेश्चन, बहुत इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आपको एक डायग्राम दी है, आपको बोला गया है कि रे ऑफ लाइट जो है वो एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I है उसका, reflected or refracted rays they are making 90 degree with each other, angles of refraction are small r and capital and r and r dash respectively। critical angle क्या होगा, सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया। स्नेल्स लॉ हमको क्या बताता है, mu1 sin i इक्वल टू mu2 sin r dash, तो mu2 by mu1 is sin i by sin r dash, right। तो you have equation number 1, then you have r plus 90 plus r dash equal to 180, so r plus r dash equal to 90, तो r dash आपको मिल गया 90 minus r, तो you can have mu2 by mu1 equal to sin I upon sin of 90 minus r, that is cos r, but I is equal to r है, I mean we are just doing simple mathematics here, तो sin of 90 minus r is cos r और I equal to r है, तो mu2 by mu1 is sin I by cos I, that is tan I, but also you know mu2 by mu1 is sin of critical angle, तो आपको tan I is equal to sin of critical angle मिल गया, तो critical angle is sin inverse of tan I, so finally you have theta c equal to sin inverse of tan R, done। तो ऐसा ये क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a concave mirror of focal length 15 centimeter forms an image
हैविंग ट्वाइस द लीनियर डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो ये ट्वाइस द लीनियर डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब समझना जरूरी है। वो आपको बताना चाहते हैं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2 है, कॉनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और आपको बताना चाहिए कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव लिया जाता है, वो हम बाद में देखेंगे, राइट। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द इमेज इज वर्चुअल विल बी। कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज कब बनता है आपको पता है, राइट, यू ऑलरेडी नो दिस। तो एक्चुअली मैं आपको पहले सॉल्व करके देता हूं, बट दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली एन ओरल क्वेश्चन। तो इफ यू नो, मैंने आपको लीनियर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला बताया था, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u, और दिस इज 2, दिस इज -15। क्यों -15? क्योंकि यूजिंग साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो मैं लिख देता हूँ, साइन कन्वेंशंस विल टेल यू, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो चीज फाइंड करनी है तो उसके साइन कन्वेंशन नहीं यूज करते। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है ना, तो यू डोंट हैव टू फाइंड आउट, यू डोंट हैव टू यूज साइन कन्वेंशन फॉर यूज यू। तो साइन कन्वेंशन मतलब एफ नेगेटिव आएगा। यू इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यू जो है वो फाइंड करने के लिए उसके साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अपॉन -15 माइनस यू। तो ये आएगा आपका -30 माइनस 2u इक्वल टू -15। इसको सॉल्व करो तो यू विल बी गेटिंग 2u इज इक्वल टू -30 प्लस 15। तो 2u इज इक्वल टू -15, तो u इज इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर। तो आ गया -7.5 सेंटीमीटर, राइट, गुड। कैन वी डू इट ओरली? यस। हाउ कैन वी डू इट ओरली? लॉजिक, लॉजिक मतलब नॉट एनी काइंड ऑफ अदर लॉजिक। मैंने वो पहले ही बता दिया था कि कॉनकेव मिरर के केस में देयर इज ओनली वन केस जब वर्चुअल इमेज बनेगा, जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हो तब। जब फोकल लेंथ ही 15 सेंटीमीटर है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, है ना। तो 15 सेंटीमीटर से कम एक ही ऑप्शन दिखता है हमको, दिस इज लॉजिकल रीजनिंग हियर। तो मैं इसलिए ज्यादा फोकस मेरा रहता है कॉन्सेप्ट्स पे। मैंने इसलिए वो टेबल भी एग्जाम में पूछ के लिया आपसे, ऑप्टिक्स के एग्जाम में, दैट यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल सो दैट आपको पता होना चाहिए कि इमेज वर्चुअल कॉन्केव के केस में कब बनता है। इट यू हैव ओनली वन कंडीशन व्हेन यू कैन हैव virtual image, okay, and that virtual image you can get only when the object is between pole and focus, right, correct. So if focal length is 15 centimeter, the object distance is definitely less than 15 centimeter, तो एक ही ऑप्शन था 7.5, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the critical angle for total internal reflection from a medium to vacuum is 30 degree, the velocity of light in the medium is, क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब थीटा सी की वैल्यू 30 डिग्री दी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज व्हाट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बिकॉज यू ऑलरेडी नो, अभी अभी हमने देखा साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हमने डिराइव भी किया था। बट याद होना चाहिए ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करता है at an angle of incidence theta c, r is equal to 90 डिग्री अगर है इस केस में, करेक्ट, राइट। तो जब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो स्नेल्स लॉ कब कैसे अप्लाई करते हैं, इसको अगर मैं मीडियम 1 बोल देता हूँ, इसको मीडियम
या फिर डेंसर मीडियम बोला ही है, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 इज 1, तो आपको मिलेगा साइन ऑफ थीटा सी म्यू आर बाई म्यू डी, मतलब 1 अपॉन म्यू डी बाई म्यू आर। और आपको पता है दिस इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर। आपको याद होगा हमने लिखा था म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू वन, ऐसा हमने लिखा था ऑलरेडी, पता होना चाहिए आपको ये। तो इफ यू नो दिस, मैंने आपको बता दिया कहाँ से आया फॉर्मूला, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस फॉर्मूला कहाँ से आया, ये पता होना बहुत जरूरी होता है। सो आवर टास्क इज टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। फिर आपको पता होगा, मैं एक स्टेप आगे लिख देता हूँ चाहिए तो, फॉर योर कन्वीनियंस आई कैन राइट दिस एज म्यू आर बाई म्यू डी, मैंने अभी भी डिराइव किया। फिर आपको याद होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी हमने थियरी क्लासेस में प्रूव किया है। तो वी डी बाई वी आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन ही वो है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट इन मीडियम। तो अगर डेंसर मीडियम तो यहाँ पे डेंसर मीडियम, अगर रेयरर मीडियम तो यहाँ पे भी रेयरर मीडियम। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो अल्टीमेटली आपको मिल गया साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू वी डी बाई वी आर, करेक्ट, राइट। अब वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम इज वेलोसिटी इन रेयरर मीडियम इनटू साइन थीटा सी। हम मान लेते हैं लेट रेयरर मीडियम इज एयर, therefore you have VR is equal to 3 into 10 power 8 meter per second, and sine of theta c is equal to sine of 30, that is half. Therefore you have VD is equal to VR is 3 into 10 power 8 into sine 30 is half, तो 1.5 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था, राइट। there's nothing in this. Okay, so I would like you to try this 39th question as an assignment, and again सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स मुझे असाइनमेंट्स के क्वेश्चन भेजते हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ उतने ही लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, बिकॉज अदर्स आर नॉट इवन ट्राइंग। तो ट्राई करो तो बेटर है। So you need to basically do assignments, you need to do things on time, it is for your good. Next question, 40th. In given figure at water air interface, तो मतलब यहाँ पे बोला है water air interface, light ray incident at critical angle, then the value of mu g will be. तो how to solve this question, बहुत simple है। मैं क्या करूँगा, मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँगा। कहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, एयर और ग्लास इंटरफेस पे, है ना। यू कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ एट एयर ग्लास इंटरफेस। क्यों एयर ग्लास इंटरफेस, बिकॉज इट इज वेरी लॉजिकल। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, एंड द क्वेश्चन इज सिंपल, यू कैन हैव ऑप्शन नंबर बी एज योर आंसर। तो because it is also a good question, something like 39, थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। तो it is tempting me to give you this also as an assignment, क्योंकि थोड़ा आप सोचोगे तो अच्छी बात है। तो you can solve this question and try it at home। नहीं आया तो
हम लोग कल देखेंगे, वी विल डू इट। जो मैंने लास्ट असाइनमेंट्स दिए हैं उसका भी मैं कल इंक्लूड करूंगा सेशन में, because I don't know how many of you are doing it, so I will do it also last assignments। लास्ट मतलब जो कल मैंने दिया था वो बोल रहा हूँ मैं। other 10 questions that I have given you, you already have modules and solutions for that। next question simple है ये, glass has refractive index mu with respect to air। तो glass का refractive index with respect to air is mu। the critical angle for the ray of light going from glass to air is theta। तो critical angle theta बोला है। if the ray of light is incident from air on glass with angle of incidence theta, the corresponding angle of refraction is। तो what they are trying to tell you is कि हमारे पास glass है, यहाँ पे air है, ओके okay? तो जब glass से air में लाइट इंसिडेंट हुआ तो क्रिटिकल एंगल थीटा था। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है, 90 डिग्री होता है। नाउ दे आर सेइंग कि अगर सेम एंगल से विद द सेम एंगल लाइट अगर इंसिडेंट हुआ फ्रॉम एयर टू ग्लास विद द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डैश इन दिस केस। ओके, तो व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डैश, ऐसा पूछा है। गुड क्वेश्चन एंड अ सिंपल क्वेश्चन ऑल्सो। तो व्हाट यू नो इज, हमको ऑलरेडी पता है फॉर ग्लास टू एयर, फॉर ग्लास टू एयर हमको पता है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल is equal to 1 upon refractive index of glass with respect to air। मतलब ultimately what I can say is refractive index of glass with respect to air is 1 upon sine of critical angle। critical angle आपको थीटा दिया हुआ है और आपको ये बोला है mu is equal to 1 upon sine theta c, 1 upon sine theta basically, right? Good। तो what you know from here is बहुत simple है ये, extremely simple case। then जब मैं अप्लाई करता हूं इसको फॉर एयर टू ग्लास, फॉर एयर टू ग्लास आई विल से म्यू एयर साइन थीटा इक्वल टू म्यू ग्लास साइन आर डैश, स्नेल्स लॉ। म्यू एयर इज 1, आपको पता है, राइट? करेक्ट। तो आपके पास आया साइन थीटा इक्वल टू म्यू जी साइन आर डैश। बट व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज नथिंग बट म्यू जी, है ना, है ना, क्योंकि ये अल्टीमेटली म्यू जी बाय म्यू एयर ही आता है, दैट इज म्यू जी ओनली। तो ये म्यू जी आ गया, करेक्ट, 1 अपॉन म्यू जी आ गया ये। तो म्यू जी साइन आर डैश, तो ये आ गया आपके पास साइन आर डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ग्लास स्क्वायर, और म्यू ग्लास को सिर्फ म्यू ही बोला है, तो आर डैश आपके पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, खत्म। ऑप्शन नंबर सी। मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन ओरल था। हाउ कम इट इज ओरल? I'll tell you। I'll just take another page। सबसे पहले you should know that sine of critical angle is 1 upon mu। ये है ग्लास टू एयर के लिए, और एयर टू ग्लास के लिए, एयर टू ग्लास के लिए आप बोल सकते हो म्यू ए साइन थीटा इक्वल टू म्यू जी साइन आर डैश। म्यू ए इज बेसिकली 1, साइन थीटा इज 1 बाई म्यू, और म्यू जी भी म्यू है, एंड साइन आर डैश, देयरफॉर साइन आर डैश इज इक्वल टू 1 बाई म्यू स्क्वायर। सो आर डैश इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई म्यू स्क्वायर, खत्म, सिंपल, राइट? सो इट वाज एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। अभी हमें
4 more questions we are supposed to solve on mirrors and lenses, and then few questions from assignment. So more or less 7 questions for tomorrow, and additionally we will start with theory of prism formula, prisms, dispersion. ये सब हम कल करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं.